सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सभी बच्चों को गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं संजीव कुमार वर्मा आपके लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय से 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का हल करने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो ऑप्शन है, एक फ्रांसीसी चित्रकार, एक जर्मन दार्शनिक, एक इतालवी क्रांतिकारी, एक ब्रिटिश राजनीतिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक फ्रांसीसी चित्रकार। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1789, दूसरा है 1779, तीसरा है 1769 और चौथा ऑप्शन है 1759। तो इस प्रश्न का जो हल होगा वो होगा, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? 1789। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय किस प्रसिद्ध युद्ध में हुई थी? तो एक बार फिर प्रश्न सुनते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय किस प्रसिद्ध युद्ध में हुई थी? पहला ऑप्शन है वाटरलू का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा है प्लासी का युद्ध और चौथा है लिपजिंग का युद्ध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक संहिता नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो पहला इसमें ऑप्शन है 1804, दूसरा है 1815, तीसरा है 1821 और चौथा है 1830। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1804 में। 1804 में इसका लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीना कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ज्यूसेppe मैत्सिनी, नेपोलियन। इस वीना कांग्रेस की मेजबानी जो की थी वो थे ड्यूक मेटरनिक। तो आंसर होगा ड्यूक मेटरनिक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? पहला है मेटरनिक का, दूसरा है बिस्मार्क का, तीसरा है मैत्सिनी का और चौथा है रूसो का। तो यह कथन है मेटरनिक का। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया से याद करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूसेppe मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है यंग इटली, दूसरा है रेड सॉर्ड, तीसरा है कार्बोनरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है यंग इटली, यंग इटली। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ज्यूसेppe मैत्सिनी ने, कावूर ने, गैरिबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैत्सिनी। इसका ऑप्शन होगा ये पहला वाला ऑप्शन, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है मारियान, दूसरा है जर्मेनिया,
तीसरा है ब्रिटानिया और चौथा एथेना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मारियान। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक या रूपक क्या था। पहला है मारियान, दूसरा है जर्मेनिया, तीसरा है लिबर्टी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मेनिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वियना संधि किस वर्ष हुई थी। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा है ऑप्शन है आपका 1820, तीसरा है 1830 और चौथा ऑप्शन है आपका 1848 ईस्वी में। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी सन 1815 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑटोवन बिस्मार्क, दूसरा है विलियम प्रथम, तीसरा है हिटलर और चौथा ऑप्शन है मैक्सिनी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के प्रति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटोवन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटोवन बिस्मार्क हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। इसका पहला ऑप्शन है बिस्मार्क ने, दूसरा है मैक्सिने ने, तीसरा है गैरिबाल्डी ने, चौथा है विलियम द्वितीय ने। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बिस्मार्क। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो पहला ऑप्शन है काउंट काबूर, मैक्सिनी और गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है आपका विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा काउंट काबूर, मैक्सिनी और गैरिबाल्डी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस संधि द्वारा मिली थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका कुस्तुनतुनिया की संधि, दूसरा ऑप्शन है वियना की संधि, तीसरा ऑप्शन है वर्साय की संधि, चौथा ऑप्शन है पेरिस की संधि। तो इस प्रश्न का जो हल होगा आंसर होगा वो होगा कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1832, दूसरा है 1815, तीसरा ऑप्शन है 1848 और चौथा ऑप्शन है 1871। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 1832। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी जिसमें क्या हुआ था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका गैरिबाल्डी ने किस स्वयंसेवी सेना का संगठन किया था। पहला ऑप्शन है रेड शर्ट्स लाल कुर्ती, दूसरा ऑप्शन है आपका वाइट शर्ट, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक शर्ट और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रीन शर्ट। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल कुर्ती। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जालवेराइन क्या था। एक सीमा शुल्क संघ, एक क्रांतिकारी संगठन, एक विद्वानों की सभा और एक धार्मिक संघ। तो 18वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा यह एक प्रकार का सीमा शुल्क था जो सीमाओं पर
लागू किए गए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाल विरायन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रसा, दूसरा ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आपका रूस। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा प्रसा। यह प्रसा में लागू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1688 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1707, तीसरा है 1789 और चौथा ऑप्शन है आपका 1801। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 1707। एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो 1707 में पारित हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से किसका गठन हुआ था? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य, तीसरा है आयरलैंड संघ और चौथा है वेस्ट इंडीज। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा यूके और ग्रेट ब्रिटेन, यूके और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1871 ईस्वी में एकीकृत जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया गया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका वो है विलियम प्रथम, दूसरा है विलियम द्वितीय, तीसरा है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा विलियम प्रथम। तो 1871 में एकीकृत जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया था वो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपको एमेनुअल द्वितीय, दूसरा है विक्टर एमेनुअल प्रथम, तीसरा ऑप्शन है काबूल और चौथा है मैसिनी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एमेनुअल द्वितीय, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? ठीक, पहला ऑप्शन है इसमें स्लाव, केल्ट्स, जर्मन, डच। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा स्लाव। बाल्टन देश के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं सदी की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है 5 राज्यों में, दूसरा है 7 राज्यों में, तीसरा है 9 राज्यों में, चौथा ऑप्शन है 11 राज्यों में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा इटली जो है 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इतावली राजघराने द्वारा शासित एकमात्र राज्य कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है सार्डिनिया पीडमोंट, दूसरा ऑप्शन है लोम्बार्डी, तीसरा है वेनेशिया और चौथा है टस्कनी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सार्डिया पीडमोंट। ठीक, इसको आपको पढ़ के याद कर लेना। अगला प्रश्न है, यूटोपिया कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, दूसरा एक भ्रष्ट समाज, तीसरा है राजशाही शासन व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लागू हो चुकी है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेहतर ढंग से याद करने हैं।
तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? तो पहला ऑप्शन है बूर्बो, दूसरा है ऑप्शन है हैब्सबर्ग राजवंश, तीसरा ऑप्शन है रोमनोव राजवंश, चौथा ऑप्शन है ट्यूडर राजवंश। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बूर्बो राजवंश। इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदारवादी शब्द लातिन भाषा के लीबर से बना है जिसका अर्थ है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये वाले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो आगे इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है आज़ाद, दूसरा है गुलाम, और तीसरा है अमीर, और चौथा है राजा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आज़ाद मुक्त। क्या होगा? आज़ाद। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो इसको देखते हैं। एक ऐसा दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्था और रिवाजों पर जोर देता है, एक क्रांतिकारी विचारधारा, पूरी तरह से बदलाव की मांग, चौथा ऑप्शन है विदेशी शासन का समर्थन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका एक ऐसा दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1830, दूसरा ऑप्शन है आपका 1848, तीसरा ऑप्शन है 1815, चौथा ऑप्शन है 1789। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 1830। फ्रांस में जुलाई क्रांति जो हुई थी 1830 में हुई थी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क के बारे में जानते ही हैं, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है 2 युद्ध, 3 युद्ध, 4 युद्ध और 5 युद्ध। ठीक, तो कितने युद्ध लड़े थे बिस्मार्क ने? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, बिस्मार्क ने 7 वर्ष के दौरान किन देशों को हराकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था? पहला है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, दूसरा ऑप्शन जो है आपका रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, स्पेन और ऑस्ट्रिया, और चौथा जो है केवल फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। तो बिस्मार्क ने 7 वर्ष के दौरान 3 देशों को हराकर जर्मनी का एकीकरण किया था। वो देश थे आपके ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमन साम्राज्य का संबंध किस आधुनिक देश से मुख्य रूप से था? ऑटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य, यूरोपियन साम्राज्य था जिसका विस्तार बहुत दूर तक था। इसका जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है ब्रिटेन। तो ऑटोमन साम्राज्य का जो संबंध था वो तुर्की से था, तुर्की इसका मुख्य केंद्र था। ठीक, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो
अब इस समय जो है वो यूके का एक अभिन्न अंग हो चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 1789, 1798, 1801 और 1815। तो आयरलैंड को यूके में जो शामिल किया गया था वो 1801 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1801 में शामिल किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो पहला इसमें फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है रूसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है गौरवमयी क्रांति, चौथा अमेरिकी क्रांति। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है जो आपका दिदरो और चौथा है वॉल्टेयर। तो जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है इसको लिखने वाले थे महान दार्शनिक और वैज्ञानिक रूसो के द्वारा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकियों पर क्यों लगाई गई थी? ठीक, तो इसको देखते हैं, इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, दूसरा है राजा की शक्ति दिखाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है चर्च के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है सजावट के लिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, पहला ऑप्शन है यूनान ग्रीस, दूसरा इटली, चौथा फ्रांस और अगला ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा यूनान। ठीक, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। बस आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के लिए हम फिर आएंगे। तो जो भी कोई इस प्रश्नों का में कोई भी अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ देंगे, हम उसको देख करके आपको बताएंगे। तो सभी बच्चों को नमस्ते।